तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? फिर से मैं आपका इस बेहतरीन से एक चैनल पे स्वागत करता हूं जिसका नाम है एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई लोग? आज के लेक्चर में यूनिट नंबर 10 आज हम फिनिश करेंगे, पढ़ के फिनिश करेंगे, ठीक है। और इसमें हम पढ़ने वाले क्या है सर? इस चैप्टर का क्या नाम होने वाला है? इस चैप्टर का नाम होने वाला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि इसमें जो हमारे पास फाइनेंस रहेगा, फाइनेंस मतलब बजट रहेगा, उसको हम मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। हमारे पास अगर 10 रुपए आ रहा है तो उस 10 रुपए में से हम उस 10 रुपए को कैसे खर्च करेंगे। ऐसा नहीं है कि 10 रुपए आया और 10 रुपए हमने जेब में डाल लिया। ये सरकारी काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सरकारी काम में भी जितने भी गवर्नमेंट के वर्क होते हैं उसमें ऐसे ही देखा जाता है ना कि 10 रुपए आया, 5-2 रुपए खर्च करके बाकी के पैसे जेब में, है ना। बाकी के पैसे जेब में पहले होता था, अब नहीं होता। अब तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है, लेकिन बहुत केसेस में होता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और सर स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशन बताइए सर, मतलब कुछ कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरा मन करने लगे सर पढ़ने के लिए। याद रखना मेरी बात, अपने जब भी तुम पढ़ने बैठो ना, अपने सोच लेना कि तुम्हें फंड कौन कर रहा है। बस एक बार, तुम्हें पैसा कौन दे रहा है पढ़ने के लिए, तुम्हें उसके लिए पढ़ना है बस। देश दुनिया जाए यार, भाड़ में जाए, सिंपल सा फंडा। देश दुनिया भाड़ में जाए भाई, देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है। दिखावे में मत पड़ना भाई, किस कुछ भी होता है दिखावे में बिल्कुल मत पड़ना। लोगों को तुम दिखा के हैप्पी कर रहे हो, यार ये देखो ये देखो, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास अपना स्टेटस मेंटेन जिसे कहते हैं। कोई जरूरत नहीं है इसका करने का, कोई मतलब ही नहीं है भाई इसका, कोई मतलब नहीं है यार। तुम स्टेटस मेंटेन करके क्या ही कर लोगे बताओ? कुछ मिल जाएगा तुम्हें? कोई कुछ नहीं मिलता। मेन चीज होता है अपना नॉलेज, ठीक है। नॉलेज ही सब कुछ होता है। एक क्या कहते हैं, एक वो थे हमारे गुरु थे महाभारत में, उनका नाम था अष्टवरदा, है ना। उनकी जो बॉडी इमेज थी वो फिगर ऑफ मतलब वो था, सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन नॉलेज बहुत ज्यादा था उनके पास, है ना। और लोग आज भी उनको पढ़ते हैं। समझिए, ये होता है नॉलेज का पावर, बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो चलो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आखिर होता क्या है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ कंसर्न with the effective efficient use of an important economic resources, namely capacity and funds, ठीक है। तो इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कंसेंट होता है, मतलब एक ऐसा कंसेंट होता है जहाँ पे हम ना कैपेसिटी को, है ना, या फंड को हम यूज करते हैं टू मिनिमाइज टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर, ठीक है। सिंपल सा फंडा, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा अपने मन से डेफिनेशन बना के लिख लेना। क्या है कि इट इज एन कैपेसिटी और फंड विच हेल्प, नहीं, इट इज ए कंसर्न विद एफिशिएंसी यूज ऑफ इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक। इट इज ए कंसर्न भाई, कंसर्न से तो हम यूज कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि 10 रुपया बिना पूछे जाकर हम ले लिया 10 रुपया, ऐसा नहीं है। हम पूछते हैं, वहां पे पूरा पेपर वर्क होता है, ठीक है। इट इज ए कंसर्न, इट इज ए कंसर्न, इट इज ए कंसर्न एंड यूज फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ, फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ क्या, for the effective use of resources, for improve the healthcare, to improve the institutional organization। ये सारी चीज आ जाती है ठीक है अंदर। इसके अंदर इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव्स, अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ तो देखो, ऑब्जेक्टिव्स में दो टाइप्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके। पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है क्या? पहला ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, वो मिलेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मिलता है, फिर उसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मिलता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? देखो, इट इज ए कैश पर शेयर मैक्सिमम दैट लीड्स टू मिनिमाइज द बिजनेस ऑपरेशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमम, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमम को मतलब ज्यादातर काम इसमें कैश पे ही होता है। वेल्थ का मतलब ये होता है, हियर द वेल्थ इज कंसर्न्ड विद द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स और द शेयर होल्डर ऑफ द इंडिविजुअल इन्वॉल्व, दिस इज नोन एज वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। हम अगर वेल्थ को वैल्यू भी कहते हैं, वेल्थ को वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब होता है कि जब भी हम कुछ सामान को सोल्ड आउट करते हैं तो हमें जो प्रॉफिट मिलता है ये हो गया। वेल्थ का मतलब हो जाता है, वेल्थ का मतलब हमारे पास कोई एक स्टेक होल्डर आ गया, या फिर हमारे पास शेयर्स का वो आ गया, एक्सेस आ गया किसी कंपनी का। तो ये जो वेल्थ बिल्डिंग होता है ये हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ठीक है। वहाँ पे लोग पैसे से काम नहीं चलते, वो अपने स्टेक होल्डर दे देते हैं, हमारे पास इतना स्टॉक है आप ये रख लो, ठीक है, इन द बिहाफ ऑफ मुझे वो लोन दे दो, ठीक है। ये होता है स्टेक होल्डर।
फिर उसके बाद हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो देखो एलिमेंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। फाइनेंशियल किससे इम्प्रूव होगा भाई, जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए और डिवाइडेंट होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डिवाइडेंट। फंक्शन की बात करते हैं तो एस्टिमेशन ऑफ कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी कंपोजिशन, चॉइस ऑफ रिसोर्सेस ऑफ फंड, डिस्पोजेबल ऑफ सल्फर, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ गैस एंड फंड कंट्रोल, ठीक है। अब आप ये बताओगे कि सर ये आपने तो एकदम से खत्म कर दिया, मुझे तो एक्सप्लेन ही नहीं किया। अरे चिंता मत करो भाई, बताता हूँ। देखो, एस्टिमेशन ऑफ कैपेसिटी रिक्वायरमेंट क्या होता है, दिस इज कंसर्न विद द एक्सपेक्ट कॉस्ट एंड प्रॉफिट पॉलिसी एंड फर्दर प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे हाँ, एस्टिमेशन ऑफ कैपेसिटी रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि इसमें हम प्रॉफिट लॉस सब कुछ देखते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी कंपोजिशन क्या होता है, इट दिस इंक्लूड्स द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेप्थ इक्विटी एनालिसिस, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ कैपेसिटी कंपोजिशन का मतलब हो जाता है कि हम ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डेप्थ जितने भी कर्जे वगैरह है ये सब देखते हैं, प्रॉफिट वगैरह, ठीक है। ये चॉइस ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज मेनी चॉइसेस फॉर द एडिशनल फंड, ठीक है। अब मान लो मेरे पास मेरा एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जो मुझे फंड मिल रहा है वो सोर्स ए से मिल रहा है। अब किसी वजह से सोर्स ए मुझे फंड नहीं दे रहा, तो मुझे रिलायबल होना पड़ेगा ना, अपना बैकअप सपोर्ट तो रखना ही पड़ेगा। तो सोर्स बी और सोर्स बी मैं रखता हूँ, ठीक है। ये हो गया इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, दिस इज टू allocate fund into profitable venture, so there is safer and गारंटेड ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, देखो कोई भी कंपनी में हम फंड इन्वेस्ट क्यों करेंगे, जब तक हमें वो पता नहीं चलेगा कि ये कंपनी सेफ है, ये दिवालिया तो नहीं होगी, ये भागेगी तो नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाती है। डिस्पोजेबल ऑफ सल्फर का मतलब तो ये सल्फर वो वाला नहीं है जो हम केमिस्ट्री लैब में यूज करते रहते हैं, ना 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 ना, ये अलग है। ये सल्फर होगा, ये सल्फस है, ठीक है। ये SUL PLUS SU, ये है SUR सरप्लस, ठीक है। सरप्लस, डिस्पोजेबल ऑफ सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या हो जाता है कि इट इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन द रेट ऑफ डिवाइडेंड एंड अदर बेनिफिट लाइक सल्फस और बोनस, ठीक है। सल्फस या बोनस का मतलब हो जाता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी एम्प्लॉय है उसको हमें बोनस भी देना है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ कैश का मतलब क्या हो जाता है, मैनेजमेंट ऑफ कैश, कैश इज रिक्वायर्ड फॉर मेनी पर्पसेस एंड रिलेटेड डिसीजन मेकिंग फॉर कैश मैनेजमेंट। हमें कुछ भी कैश को मैनेज करना है तो हमें एक प्रॉपर डेवलप वो चाहिए, रिलेटेड डिसीजन मेक, हमें ऐसा डिसीजन मेक करना है जिससे हम कैश को प्रॉपर रिलायबल कर सकें। फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होता है, देखो अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है वो क्या चाहेगा कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो फाइनेंशियली मैनेज रहे, ठीक है। फाइनेंशियल कंट्रोल इंक्लूड प्लानिंग, यूटिलाइजेशन द फंड, ठीक है। हम प्लान करते हैं, फिर उसको यूटिलाइज कहाँ करना है, वो सारी चीज़ें आती हैं प्लानिंग के अंदर। फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्या, उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट इज द फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। स्कोप की बात करते हैं, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक है, अकाउंटेबिलिटी है, मैथमेटिक है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत जल्दी पढ़ा दिया आपने, थोड़ा धीरे पढ़ा, लिखो, चलो लिखो, देखो। इकोनॉमिक पहला हो गया, अकाउंटिंग दूसरा, मैथमेटिक्स तीसरा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट चौथा, पांचवा मार्केटिंग हो गया, छठवा ह्यूमन रिसोर्सेस हो गया, ठीक है। ये तुम्हारे क्या हो गया, स्कोप। प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, देखो द प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ पहला हो गया, द प्रिंसिपल ऑफ नेट कैश फ्लो दूसरा हो गया, द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल फाइनेंस तीसरा, द प्रिंसिपल ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी चौथा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। पांचवा देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ डेप्थ रीपेमेंट, छठवां द प्रिंसिपल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम फ्लोटिंग कॉस्ट, ठीक है। पांचवा, छठवां द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, सतवां द प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ये सारे प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, देखो फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें ना, तो इट इन अंडर टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ पेशेंट केयर, ऑप्टिमल रिसोर्सेज allocate and forecast staff development. Nursing department must engage in effective financial planning. In this process, budgeting is essential because it helps nurse lead to appropriate manage financial resources, allocate monetize wisely, and accomplish organization goal. In order to maintain high standard of patient care, optimal resources are available.
देखो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो एक हॉस्पिटल में अच्छा केयर देना है किसी एक पेशेंट को, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या एक अच्छा क्या जल्दी बताओ, एक अच्छा क्या हमें स्टाफ रखना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से हाई टेक इंस्ट्रूमेंट रखने पड़ेंगे। तो ये सब रखने के लिए क्या ऐसे आता था क्या, फ्री में आता? अरे नहीं नहीं नहीं, फ्री में तो नहीं आएगा। इसके लिए भी हमें फंड इकट्ठा करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ता है, ठीक है। इसके कुछ की स्टेप्स होते हैं बजटिंग में, ठीक है। एक बार आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं की बजटिंग लिखता हूँ फटाफट। करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या की स्टेप, ठीक है। अगर हम फाइनेंस को प्लान कर रहे हैं प्रॉपर, तो उसके कुछ की स्टेप्स भी होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले जो स्टेप होता है नीड फॉर असेसमेंट। हमें असेसमेंट होना चाहिए, हमें असेस करना चाहिए कहाँ कहाँ पे कितने पैसे को फंड करना है, कहाँ पे कितना फाइनेंशियल मैनेजमेंट लगेगा, ठीक है। सेटिंग प्रायोरिटी का मतलब हो जाता है, जैसे मान लो कि कोई सेक्टर बी है, ठीक है, उसमें 10 रुपए की नीड है। अगर हमने वहां पे 100 रुपए खर्च कर दिया तो हमारी प्रायोरिटी तो थी नहीं, जबकि सेक्टर ए में हमें 50 रुपए की नीड थी, हम वहां सिर्फ 10 रुपए दे रहे थे, ठीक है। तो ये हमें प्रायोरिटीज को सेट करना है, ठीक है। कोलैबोरेशन विद स्टेक होल्डर। हमें स्टेक होल्डर, देखो अगर कोई भी कंपनी जब प्रॉफिट में कैसे जाती है, जब तक उसके अंदर स्टेक होल्डर्स नहीं आते, हमारे जब तक हमारे कुछ शेयर्स बिकेंगे नहीं, तब तक हमारे अंदर प्रॉफिट आएगा नहीं, ठीक है। एस्टिमेटिंग कॉस्ट, हमें एस्टिमेट करना कॉस्ट को भी, ठीक है। डेवलप बजट प्लानिंग, ठीक है, हमें प्रॉपर बजट प्लानिंग को भी डेवलप करना है, ठीक है, ये हो गया। फिर इसको हम बात करते हैं स्टेप्स इन मेकिंग है हॉस्पिटल बजट। अगर हम मुझे हॉस्पिटल का बजट बनाना है तो उसके अंदर क्या क्या प्लानिंग होना चाहिए। देखो सबसे पहला होना चाहिए डिटरमाइनिंग द इनकम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता होना चाहिए कि हमारे इस हॉस्पिटल से कितना इनकम आ रहा है। फिगर आउट कॉस्ट एंड एफिशिएंसी, हमें ये भी हम फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिगर आउट करेंगे कि कितना कॉस्ट हमें चाहिए, कितने हमारे खर्चे हो रहे हैं, कितने डॉक्टर्स को पैसे देने हैं, कितने नर्स को सैलरी देना है, सारी चीजें। नोइंग द एक्सपेंसेस ऑफ द वर्क फोर्स, ठीक है, वही बताया मैंने कि हमें पता होना चाहिए कि कितना कहाँ कितने को पैसे देने हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ ईच बेड, ठीक है। फिर उसको हमें ये देखना है कि हमें एक एक बेड से कितने पैसे हमें मिल सकते हैं, या फिर एक बेड से हम अगर पेशेंट आता है तो हमारा कितना पैसा जाएगा, ठीक है। माइंडिंग द पार्किंग स्ट्रक्चर, ठीक है, पार्किंग वगैरह को भी देखना है, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाती हैं स्टेप इन मेकिंग हॉस्पिटल बजट वगैरह। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रपोजल प्रोजेक्टिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। देखो प्रपोजल projecting requirement for the staff, equipment for supply, for hospital, patient care unit in emergency disaster unit, ठीक है, यूनिट एंड इमरजेंसी डिजास्टर यूनिट। मान लो कोई एक आपदा आ गया, ठीक है, आपदा आ गई तो आप एक हॉस्पिटल में आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर। सबसे पहले स्टाफ का रिक्वायरमेंट होगा, इक्विपमेंट का नीड होगा, इमरजेंसी यूनिट होगा, फिर डिजास्टर यूनिट होगा, सप्लाई एंड कंज्यूमेबल होगा, ठीक है। देखो स्टाफ का रिक्वायरमेंट इसलिए मेंटेन हो जाता है क्योंकि स्टाफ अगर प्रॉपर नहीं रहेगा हमारे पास तो हम वहाँ के लोगों का अच्छे से मदद नहीं कर पाएंगे। इक्विपमेंट का मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट भी चाहिए होते हैं, ठीक है। इमरजेंसी यूनिट या फिर डिजास्टर यूनिट, इमरजेंसी यूनिट आपको हर जगह मिल जाएगा, डिजास्टर यूनिट हाईली जो टॉप लेवल का हॉस्पिटल होता है उसमें मिलेगा, ठीक है। सप्लाई एंड कंज्यूमर की बात करें तो सप्लाई एंड कंज्यूम सब मेंटेन करके चलना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक छोटा सा टॉपिक है, वो उसका नाम है नर्सिंग बजट, ठीक है। अभी नर्सिंग बजट क्या होता है, नर्सिंग बजट क्या होता है, मतलब क्या अलग टाइप का होता है क्या सर ये नर्सिंग बजट? अरे देखा तो बताओ। The nursing budget is a planning of allocation of resources based on pre-conserved need for proposal series of program to deliver patient care on fiscal ईयर, ठीक है, या फिर फिजिकल ईयर, ठीक है। सिंपल से बात करें, देखो नर्सिंग बजट का मतलब ये होता है कि जब भी हमारे पास नर्स का एलोकेशन होता है, फिर जब भी हम नर्स को जॉब को हायर करते हैं तो उनका बजटिंग सेट रहता है, ठीक है। उस ऐसा हम बजट सेट करते हैं जिसमें प्रॉपर वो नर्स को केयर, पेशेंट को केयर दे सके, ठीक है। इसके अंदर कुछ स्टेप्स होता है, स्टेप्स ऑफ नर्सिंग बजट, ठीक है। अगर मैं स्टेप्स ऑफ नर्सिंग बजट की बात करूँ, प्रिपरेशन, नर्स का बजट कैसे प्रिपेयर होता है, सबसे पहला जो देखा जाता है वो होता है डिटरमाइनिंग द प्रोडक्टिव गोल। सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना प्रोडक्टिव गोल का। फोरकास्ट द वर्कलोड, बजट पेशेंट केयर आवर, हमें ये भी देखना है कि नर्स कितना घंटा काम कर रही है, ठीक है। बजटिंग शेड्यूल, ठीक है। प्लान नॉन प्रोडक्टिविटी आवर एंड प्रोडक्टिविटी आवर, ठीक है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। फिर उसके बाद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बाद क्या होगा, एस्टिमेट कॉस्ट फॉर सप्लाई एंड सर्विसेज होना चाहिए, ठीक है। एंटिसिपेटेड कैपेसिटी एक्सपीरियंसेस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर होंगी तब जाके एक प्रॉपर नर्स का जो बजट होगा वो प्लान होता है। अगर दिक्कत है तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, फटाफट कर दो रिपीट, फटाफट बताओ, फटाफट कर दें अब रिपीट। देखो क्या है,
Determining the productivity goal, forecasting the workload, budgeting patient care hour, budget staff schedule, plan non-productivity hour and productivity hour, ठीक है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होना चाहिए, एस्टिमेट कॉस्ट एंड सप्लाई फॉर एंड सर्विसेज होना चाहिए, एंटिसिपेटेड कैपेसिटी एक्सपीरियंसेस होना चाहिए, ठीक है। ये हो जाता है। इसके बाद अगर हम रोल की बात करें, क्या होता है नर्स मैनेजर इन बजटिंग, दो कलेक्टिव रिलेवेंट डाटा होता है, प्लानिंग सर्विसेज, प्लानिंग एक्टिविटीज, implementation the plan, monitor the budget, take corrective and measures विथ नेसेसरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्या, इसके बाद हम बात करेंगे फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में, ठीक है। फाइनेंशियल ऑडिट क्या होता है, जैसे नर्सिंग ऑडिट होता है ना, 11 बार राउंड लगता है, उसे भी फाइनेंशियल ऑडिट होता है। एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में, ठीक है। फाइनेंशियल ऑडिट होता है क्या, देखो हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब ये हो जाता है कि फाइनेंशियल ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिकॉर्ड, ट्रांसक्रिप्शन एंड इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंस एग्जामिनेशन, सॉरी, मतलब क्या था, इज एन सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। सिस्टमैटिक होता है और ये इंडिपेंडेंस एग्जामिनेशन हो जाता है किसी भी एक इंस्टीट्यूट का या फिर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। ये हम करते क्यों हैं, ये इसलिए हम करते हैं कि प्रॉपर इफेक्टिव केयर हो सके, ठीक है, और प्रॉपर इफेक्टिव कॉस्ट एनालिसिस हमें मिल सके। इसके की कंपोनेंट की बात करें, देखो सबसे पहले होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जामिनेशन। जितने भी हमारे पास फाइनेंशियल स्टेट का एग्जामिनेशन उसको हम एग्जामिन करते हैं। इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट होना चाहिए, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, हमारी कितनी लाइबिलिटी है, हमारी कितनी एसेट है, उसको वेरीफाई करना चाहिए। रेवेन्यू ऑफ एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन, ठीक है। कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशंस, हमें ये भी देखना है कि हम जो है टैक्स वगैरह कर रहे हैं कि नहीं पे। बजटिंग एनालिसिस होना चाहिए, कैश फ्लो एनालिसिस होना चाहिए एंड मैनेजमेंट रेपुटेशन होना चाहिए। रेपुटेशन मैनेज का बार बार रेपुटेशन होना चाहिए, ठीक है। फर्दर, अब ये जो चैप्टर है ये हो गया फिनिश, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है कि अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप चैनल के प्रोफाइल लिंक पे जाना, वहाँ पे आपको सारे नोट्स प्रॉपर मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। जय हिंद जय भारत, शुभ रात्रि।